हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 300 जो कि रूल ऑफ डबल ज्योपार्डी पे बेस्ड है। तो रूल ऑफ डबल ज्योपार्डी जैसा कि आपने आर्टिकल 20 में भी पढ़ा होगा, 20 के सब क्लॉज 2 में भी पढ़ा होगा कि अगर एक बार किसी का ट्रायल हो गया है तो उसको दोबारा से ट्राई करके नहीं करा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी को एक बार में पनिशमेंट मिल जाएगा तब उसको दोबारा से उसको ट्राई करके उसको दोबारा कन्विक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 300 का। यहाँ पे क्या रूल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है सेक्शन 300 में हम लेते हैं ये 300 रूल ऑफ डबल ज्योपार्डी पे तो बेस्ड है, लेकिन हम यहाँ पे पी लेते हैं ऑट्रोफॉइस एक्विट एंड ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट। ठीक है, अब ये ऑट्रोफॉइस का क्या मतलब है? ऑट्रोफॉइस का मतलब है प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली एक्विटेड या प्रीवियसली कन्विक्टेड। तो आप देख रहे हैं कि जब हम आर्टिकल 20 में रूल ऑफ डबल ज्योपार्डी को पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि अगर एक बार में पनिशमेंट या प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट हो गया है तब दोबारा से ट्रायल और कन्विक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोविजन साथ में एडेड है, अगर एक बार ट्रायल होके एक्विटल भी हो गया, प्रीवियसली अगर ऑट्रोफॉइस एक्विट, ठीक है, अगर एक बार एक्विटल भी हो गया तो भी दोबारा ट्राई होकर एक्यूज को पनिश नहीं करा जाएगा। क्यों ऐसा प्रिंसिपल है? ठीक है, तो सिंपल सा हमारा जैसे कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 में डबल ज्योपार्डी का कि एक्यूज को अगर एक बार सजा मिल जाए तो दोबारा सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि एक्यूज का हैरेसमेंट नहीं हो, एक्यूज को उतनी ही सजा मिले जितना कि उसको लॉफुली मिलना चाहिए, जितना कि उसका चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलनी चाहिए और वो सजा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें सेक्शन 300 पढ़ना चाहिए। और सेक्शन 300 में तो जो हम ये प्लीज ऑफ ऑट्रोफॉइस एक्विट एंड ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट पढ़ते हैं तो बेस है ये डबल ज्योपार्डी पे तो बेस्ड है। इसके साथ में एक और प्रिंसिपल है कॉमन लॉ का, नेमो डेबिट विक्स वेसारी। तो ये भी ऑट्रोफॉइस एक्विट और कन्विक्ट ये भी कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है। एंड नेमो डेबिट विक्स वेसारी मतलब नो मैन शैल बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ठीक है, तो ये जो नेमो डेबिट विक्स वेसारी आपने मैगजीन पढ़ा होगा, इट इज अ लैटिन मैगजीन। तो ये आपने देखा होगा रेस जुडिकाटा में भी एप्लीकेबल है और यहाँ पे सिविल में भी एप्लीकेबल है और क्रिमिनल में भी एप्लीकेबल है। तो ये क्रिमिनल का एक तरीके से रेस जुडिकाटा ही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या क्या रूल्स लगेंगे वही हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसमें सेम ऑफेंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। तो जब मैं आपसे डिस्कस करूँगी तभी आपको समझ में आएगा, तभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये कि सेक्शन 300 जो है वो इट इज़ ब्रॉडर देन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ब्रॉड है क्योंकि ये एक्विटल के बाद भी ये कहता है कि अगर एक्विटल हो गया है कि उसका तब भी उसको दोबारा ट्राई और कन्विक्ट नहीं होना चाहिए अगर वो सेम ऑफेंस है। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे सेम ऑफेंस के भी इम्प्लीकेशंस डिस्कस है कि सेम ऑफेंस का क्या क्या मतलब है। सेम ऑफेंस मतलब आगे पढ़ेंगे आप, सेम ऑफेंस मतलब अगर कोई सेम फैक्ट्स पे भी अगर कुछ हो रहा है और भले ही वो दूसरा ऑफेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो यू विल रीड इट, हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 300 इज ब्रॉडर, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी इज ब्रॉडर देन आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसका रीजन भी आपको जानना चाहिए कि ये क्यों ब्रॉडर 300 है। क्योंकि आर्टिकल 20 में जैसा आप जान रहे हैं कि पनिशमेंट और कन्विक्शन के लिए हमने फंडामेंटल राइट दे दिया है कि एक बार आप कन्विक्शन हो गया है तो आपको दोबारा नहीं ट्राई करा जाएगा। लेकिन अगर एक्विटल के लिए भी दे देते तो अगर हम यहाँ जो आगे जाके सेक्शन 300 में एक्सेप्शन पढ़ते तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता, फिर फंडामेंटल राइट का या तो मतलब नहीं रहता या फिर फंडामेंटल राइट ओवरराइडिंग हो जाता और हो सकता है फिर वो प्रोसिक्यूशन को ही अगर
ऐसा होता है कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट करा और बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि उसका दोबारा दूसरे ऑफेंस पे ट्रायल होना चाहिए, भले ही एक्ट सेम है, तो वो सब नहीं हो पाता। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन के लिए ये एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं, लॉस हो जाता। ठीक है, और फेयर ट्रायल का भी वायलेशन हो जाता। तो इसीलिए आर्टिकल 20 में आर्टिकल 300 इज ब्रॉडर देन सेक्शन 300 इज ब्रॉडर देन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं सेक्शन 300 का। बट बिफोर दैट, एनालिसिस के पहले मैंने आपसे ट्रायल के दौरान हमेशा ये डिस्कस किया है कि जब भी चार्ज बनता है तो चार्ज के बाद हमेशा एक्यूज से पूछा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज। तो अगर उसके ऊपर जब आप देखते हैं कन्विक्शन होता है, ठीक है, तो जब उसके ऊपर कन्विक्शन होता है तब भी यहाँ पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, और जब प्रॉपरली एविडेंस हियर करके एक्विटल हो जाता है तो भी एक्विटल या कन्विक्शन हो जाता है तो भी एप्लीकेबल है। लेकिन ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है वो हमें समझना है। तो कभी आपने देखा है सेशन कोर्ट है या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो कई बार क्या होता है एक्विटल की जगह डिस्चार्ज होता है। तो मैंने आपको हमेशा एक्सप्लेन करा है, अगर डिस्चार्ज होता है तो उसके ऊपर सेक्शन 300 नहीं लगेगा। मतलब हमारा प्रिंसिपली ऑट्रोफाइज एक्विट, प्रीवियस एक्विटल और प्रीवियस कन्विक्शन, पहले अगर एक्विटल हुआ हो, पहले अगर कन्विक्शन हुआ है, तभी रूल ऑफ डबल जेओपार्डी सेक्शन 300 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है ऑट्रोफाइज डिस्चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड एक्विटल है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज और डिसमिसल ये नहीं आता है। तो अगर आप सेशन ट्रायल आपने लेक्चर देखा है तो आप देखते हैं उसमें 227 में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो 227 में डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर आप और भी बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे सेक्शन 203 में जब कंप्लेंट कोर्ट कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेता है, वो इंक्वायरीज करता है, तो 203 में डिसमिस कर देता है केस। तो जब वो 203 में डिसमिस करता है तो इसका मतलब ये होता है अभी के लिए कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, लेकिन अगर बाद में कुछ एविडेंस मिलता है तो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 300 नहीं एप्लीकेबल होता है। मतलब एक बार आपका कन्विक्शन आपका डिस्चार्ज हो गया है, तो अगर यहाँ पे वो एप्लीकेबल हो जाता, तो सपोज बाद में एविडेंस मिल जाए तो प्रोसिक्यूशन का लॉस हो जाता, तो केस बन नहीं पाता एंड उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए डिसमिसल और डिस्चार्ज जो है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 300। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। अब हम सीधे आते हैं, तो ये जो मैंने आपसे डिसमिसल और डिस्चार्ज का प्रोविजन डिस्कस करा है कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्विटल, दिस इज गिवन अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 300। अच्छा, आई हैव नॉट एक्सप्लेन टू यू कि इसमें सेक्शन 300 में 6 सब क्लॉजेज है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 4 ही है, तो हम 4 पे ही फोकस करेंगे, और इसके इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिसमिसल और डिस्चार्ज इज नॉट एक्विटल, ये है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 300। नाउ हमें और चीज़ें समझनी है इसमें। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं सेक्शन 300 का बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं कि उसका जो मेन प्रोविजन है वो क्या है। तो मेन प्रोविजन तो ये है कि ट्रायल अगर हुआ है कॉम्पिटेंट कोर्ट में, यानी कि ऐसे कोर्ट में जिस कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन था, और उस ट्रायल में या तो एक्विटल हो गया है या कन्विक्शन हो गया है। ठीक है, या तो एक्विटल हो गया है या कन्विक्शन हो गया है, और वो एक्विटल और कन्विक्शन जब तक दे आर रिमेनिंग इन फोर्स, मतलब एक्विटल एंड कन्विक्शन जब तक रिमेन इन फोर्स है, यानी कि कोई अपील से एक्विटल कन्विक्शन में नहीं कन्वर्ट हुआ है और कन्विक्शन एक्विटल में कन्विक्शन एक्विटल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो फिर सेक्शन 300 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, मतलब कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होना चाहिए, फिर ट्रायल के दौरान, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोर्ट ने जब ट्रायल करा हो तो एक्विटल उसमें हुआ हो या कन्विक्शन हुआ है, बट कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन ना रहा हो, तो जुरिडिक्शन इट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर। ठीक है, तो जुरिडिक्शन अगर नहीं है तो सेक्शन 300 नहीं लगेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। अच्छा, कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि नहीं ये आप कहाँ से क्रिमिनल प्रोसीजर में चेक करेंगे? ऑलवेज शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में आप जानते हैं कि
कि बेलेबल और नॉन बेलेबल भी आप शेड्यूल 1 से चेक करते हैं, देन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल भी आप शेड्यूल 1 से चेक करते हैं, देन बाय व्हाट कोर्ट व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड वो भी आप शेड्यूल 1 में ही चेक करते हैं। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। जैसे अगर थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है तो थेफ्ट में प्रोविजन है कि कोई भी मजिस्ट्रेट थेफ्ट को ट्राई कर सकता है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकता है, सेकंड क्लास भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, सेशन कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए रॉबरी का है तो रॉबरी का सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको शेड्यूल 1 इसके लिए आपको रिफर करने होगा, तो आप शेड्यूल 1 प्लीज रेफर करिए, ठीक है। नाउ एक्विटल और कन्विक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ट्रायल मस्ट हैव रिजल्टेड इन एक्विटल और कन्विक्शन, तो इस केस में सेक्शन 300 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस सेक्शन 300 में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सेम ऑफेंस के इम्प्लीकेशंस बताए गए कि सेम ऑफेंस का मतलब क्या क्या है। मतलब अगर थेफ्ट का ऑफेंस है, ठीक है, तो उसका सेम ऑफेंस को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। मतलब सेम ऑफेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि वो कोई दूसरा ऑफेंस हो लेकिन इट इज बेस्ड ऑन सेम फैक्ट्स, ठीक है। मान लीजिए किसी ने थेफ्ट करा है, ठीक है, और सॉरी थेफ्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे, हाँ ठीक है, थेफ्ट का एग्जाम्पल इज फाइन। तो अगर किसी ने थेफ्ट किसी के घर में किया है, यानी कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 380। तो उसका ट्रायल पूरा हो जाता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस पे अंडर सेक्शन 380, पूरा ट्रायल हो जाता है। फिर बाद में अगर कोई चाहे कि उसका सिंपल थेफ्ट पे ट्रायल हो जाए, ठीक है, या थेफ्ट बाय सर्वेंट पे ट्रायल हो जाए, 381 में ट्रायल हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बल्कि चार्जेस आप देख रहे हैं अलग अलग बनेगा। चार्ज आप जानते हैं सेक्शन वाइज बनता है। जब मैंने आपसे चार्ज डिस्कस करा था तो आई हैव डिस्कस विद यू कि चार्ज जैसे अगर आपने 302 का ऑफेंस कमिट करा है तो उसमें लिखा होगा 302 पनिशेबल सेक्शन लिखा होगा, और आपने 304 का किया है तो उसमें 304 करा होगा लिखा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कल्पेबल होमिसाइड का उसके खिलाफ चार्ज है और उसका 302 में पूरा ट्रायल हो जाता है, तो अगली बार उसका क्या बोलते हैं, मर्डर पे ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। मैंने रिवर्स बोल दिया। अगर किसी का 304 पे ट्रायल हो चुका है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड पे ट्रायल हो चुका है, तो उसका 302 पे बाद में मर्डर पे ट्रायल नहीं होगा। मतलब 304 में अगर किसी का ट्रायल हो चुका है तो दोबारा से उसका 302 पे नहीं ट्रायल होगा। तो यहाँ पे वो सेम आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो सेम ऑफेंस तो रहा नहीं है, ऑफेंस तो डिफरेंट हो गया है। एक ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड अलग है और मर्डर अलग है। आपने डिफरेंस भी पढ़ते हैं आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का। तो सेम ऑफेंस का, इसीलिए इसका सेम ऑफेंस का मतलब क्या क्या है, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऐसे ऑफेंस भी जो सेम फैक्ट्स पे, सेम फैक्ट्स, तो अगर आपने किसी को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है, तो जो एक्ट है, जो एक्यूज ने एक्ट करा होगा, जो उसने एक्शंस होंगे वो सेम ही होंगे, फैक्ट सेम ही होंगे, और उसके लिए लेकिन चार्ज डिफरेंट बन रहा हो। तो सेम ऑफेंस का इम्प्लीकेशन यहाँ पे मतलब है अगर वो सेम फैक्ट्स पे हो, चाहे ही दूसरा ही ऑफेंस हो जाए। यानी 304 और 2 वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप। 304 में ये इलस्ट्रेशन में भी दिया है, आई थिंक दिस इज, आप चेक कर लीजिएगा बेयर एक्ट में, आई थिंक ए इलस्ट्रेशन है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं ए वाला थेफ्ट वाला इलस्ट्रेशन है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ये शायद सी इलस्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो 304 पे हो चुका है, 302 पे नहीं होगा। तो ये उसका मतलब एक्सप्लेन भी इसीलिए करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अपने आंसर में, ठीक है। नाउ अब आगे की प्रोविजन पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसके हमने एक प्रोविजन और है। अब आप सेम ऑफेंस समझ गए, सेम फैक्ट समझ गए। अब आपने चार्ज पढ़ा है अगर अच्छे से, तो आपने सेक्शन 221 पढ़ा होगा। तो सेक्शन 221 में दिया है, ये जब आप सब क्लॉज 1 में ही पढ़े होंगे तो उसी में ही सारा प्रोविजन है। तो 221 में दिया है कि अगर डाउट है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी कि आप देखते हैं क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है।
और चीटिंग। तो कई बार इनके बीच में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, कोर्ट खुद ही ओपिनियन नहीं फॉर्म कर पाती कि कौन सा चार्ज बनाए, क्योंकि फैक्ट्स भी सेम होते हैं, तो कोर्ट कंफ्यूज हो जाती है। तो कोर्ट क्या करती है, या तो ऑल्टरनेट में चार्ज बना देती है, कोर्ट ऐसे चार्ज बना देती है, आइदर 403 और 406 और 417, यानी कि आइदर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, इस तरीके से बना देती है। फिर कोर्ट चाहे तो ऐसे भी बना सकती है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्लस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्लस चीटिंग। तो ऐसे केस में जब ऐसे चार्ज बनाती है तो कोर्ट के पास पावर होती है, क्योंकि अभी डाउट है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो भी बाद में ऑफेंस प्रूव हो रहा हो, यानी कि आपने देखा कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं प्रूव हो रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं प्रूव हो रहा और चीटिंग हो रहा है, तो कोर्ट चीटिंग में पूरा कन्विक्शन कर देगी। तो यहाँ पे अगर चीटिंग पे कन्विक्शन हो गया है और पहले चार्ज साथ में इसका भी बना है, तो दोबारा से क्या बोलते हैं, दोबारा से क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पे उसी फैक्ट्स पे ट्रायल नहीं होगा। तो ये आप इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद में 221 आई डिस्कस विद यू। तो 221 कुल मिला के इतना ही कहता है, जब से सब क्लॉज 1 ऑफ 300 का पढ़ेंगे तो 221 इतना ही कहता है कि 221 के अंदर अगर चार्ज फॉर्म हो रहा हो तो भी उसके लिए सेक्शन 300 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं कि वो ये पढ़ रहे हैं कि ये ऑट्रोफॉइज एक्यूट प्ली जो है और ऑट्रोफॉइज कन्विक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल, क्या इसका डायमेंशन कहाँ है, कहाँ पे ये किस तरीके से इंटरप्रेट हो रही है और कैसे एप्लीकेबल हो रही है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप पढ़ेंगे इसका एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हो सकता है चार्ज अलग अलग हो, ठीक है, या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो सकता है एक ही साथ हो, लेकिन वो ऑफेंस ऐसा लग रहा है कि वो डिफरेंट ऑफेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 300 एप्लीकेबल नहीं होगा और दोबारा से ट्रायल होके, अगर मान लीजिए पहले एक्विटल हुआ है या पहले कन्विक्शन हुआ है तो दोबारा से ट्रायल हो जाएगा। तो ये किस किस केस में होगा और क्यों होगा, आई विल गिव यू एग्जाम्पल एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर आप पहला एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा क्या है कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस जो होते हैं उसके लिए सेक्शन 300 एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपने सेक्शन 220 पढ़ा है, 220 में ये है कि अगर इफ इन सीरीज ऑफ 1 एक्ट जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर एक्यूज एक साथ 3-4 ऑफेंस कमिट कर देता है, तो आप जानते हैं 220 में क्या है कि डिफरेंट ऑफेंस हुए, डिस्टिंक्ट ऑफेंस हुए, मतलब एक्यूज ने एक साथ एक्ट जो है वो कनेक्टेड है, मतलब कि समझ लीजिए अगर एक्यूज ने कॉन्स्पिरेसी हुआ है, 4 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी है टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो सब ऑफेंसेस जो है वो सबने मिलकर कुछ एक्ट्स करे हैं, तो डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गया। एक एक्यूज का ही मान लीजिए कि उसने पहले शायद आर्म्स कहीं से प्रोक्योर करे होंगे, फिर वो किसी सिटी में गया होगा, फिर वहाँ से उसने कुछ एक्ट करे होंगे, तो उसने कई सारे एक्ट करे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस चार्ज उसका क्या होता है कि उसका 220 में एक साथ बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज 220 में एक साथ बना दिया जाता है, जो बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, ठीक है, एक्ट एक ही डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, इसीलिए इस पे रूल ऑफ डबल जेओपार्डी नहीं लगेगा। मतलब एक बार ट्रायल और कन्विक्शन हो गया है या एक्विटल हो गया है तो दोबारा से ट्रायल और कन्विक्शन हो जाएगा उन एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर वो दोबारा कोर्ट में आता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक्चुअली इलस्ट्रेशन में नहीं है, इसका एग्जाम्पल जब आप केस पढ़ेंगे तो उसी से होगा, तो उसी से ही मैंने एक इलस्ट्रेशन निकाला है। तो अगर यहाँ पे इलस्ट्रेशन ले लीजिए, ए ने एफ्रे में एफ्रे किया है, एफ्रे यानी 2 पर्सन फाइटिंग, तो 160 में उसके ऊपर चार्ज हुआ है और फिर उसका कन्विक्शन हो गया एफ्रे के लिए, ठीक है। तो पुलिस ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी या जो भी करा, उसका कन्विक्शन हो गया एफ्रे के लिए। अब बाद में क्या होता है, जब वो एफ्रे कर रहा है तो जिसको उसने मारा था, मतलब जिसको उसने हर्ट करा था,
तो उसका क्या हो गया है, ग्रीवियस हर्ट हो गया, मतलब वो ज़्यादा हर्ट हो गया है। तो वो उसने क्या करा, बाद में जाके कंप्लेंट कर दी कि मेरा ग्रीवियस हर्ट पे अब आप चार्ज बनाइए और दोबारा से ट्रायल कराइए, क्योंकि अभी तो एफरे का चार्ज लगा है इनके ऊपर, ग्रीवियस हर्ट का चार्ज नहीं लगा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही एक्ट से, मतलब एफरे एक ही एक्ट है, उससे ग्रीवियस हर्ट भी कमिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसमें, यहाँ पे सेक्शन 300 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब प्ली ऑफ एट्रोफाइस एक्ट और कन्विक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, और दोबारा ट्रायल और दोबारा कन्विक्शन हो सकता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए कब सेक्शन 300 एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 220 सब क्लॉज 1, तो आप पहले सेक्शन 220 समझिए, 220 क्यों है ये समझिए, ठीक है। उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़, जब ऐसा कुछ होगा, दोबारा से कन्विक्शन के लिए दोबारा से कंप्लेंट होगा, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ली जाएगी। आई हैव रिटन ऑल्सो कि विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, जिसके लिए सेपरेट चार्ज हुआ हो, ठीक है, जिसके लिए सेपरेट चार्ज बन सकता हो। सेक्शन 220 का प्रोविजन आप फिर से समझ लीजिए। अगर एक ही एक्ट से कई सारे ऑफेंस कमिट हुए हों, तो ये डिस्टिंक्ट, वो कई सारे तो हो गए, ऑफेंस कई सारे हैं, एक एक्यूज ने 3 ऑफेंस कमिट करे हैं समझ लीजिए, तो वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस तो हो गए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस प्रोविजन हमारे सीआरपीसी में ऐसा है कि उनका एक साथ में चार्ज बन जाता है। तो लेकिन इन सब चार्जेस में कोर्ट के पास पावर भी होती है कि कभी भी वो उसका चार्ज को सेपरेट कर दे, ठीक है। तो ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें सेपरेट चार्ज भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम मान रहे हैं कि एक नहीं 2 ऑफेंस कमिट हुआ है, अलग अलग है, तो ट्रायल भी अलग, तो ट्रायल भी अगर एक का हो गया है तो दोबारा भी ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। मतलब अगर एफरे का आपके ऊपर चार्ज लगा है और जो ग्रीवियस पार्टी है, अब आप यहाँ पे इसी के एग्जाम्पल को और अच्छे से समझने के लिए मैं इसका इलस्ट्रेशन को और आप खुद भी इलस्ट्रेशन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एफरे का चार्ज ए पे लगा, ठीक है, ए के ऊपर लग गया एफरे, अच्छा ए के ऊपर लग गया एफरे का चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए जिसके साथ उसने मारपिटाई करी है, जिसको उसने ग्रीवियसली हर्ट किया है, वो पहले हर्ट हुआ, पहले उसके बाद में वो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ जो हुई है वो एक ही एक्ट से हुई है। तो पहला अगर उसके ऊपर एफरे का चार्ज लग गया, तो दूसरा चार्ज उसके ऊपर आराम से स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से, क्योंकि वो ऑफेंस ऐसा है जिसका 220 में चार्ज होना चाहिए था, 220 में चार्ज बना है, तो वो उसका ट्रायल दोबारा भी हो जाएगा, पनिशमेंट दोबारा भी मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल कम टू, ये हमारा है सब क्लॉज 2। नाउ वी कम टू सब क्लॉज 3। नाउ सब क्लॉज 3 इज वेरी इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे कभी भी प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर 2 से नहीं आएगा, 3 से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसका इलस्ट्रेशन भी बुक में दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आंसर में लिख रहे हैं तो इसको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, एक एक्यूज ने सपोज एक ऑफेंस कमिट करा, ठीक है, किसी को हर्ट करा, और उस समय कोर्ट को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, या किसी को भी कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है कि हर्ट करने के बाद में वही इंसान की डेथ हो जाएगी, तो ये कॉन्सिक्वेंस तो पता ही नहीं है। अब मान लीजिए मैं किसी को ग्रीवियसली हर्ट कर देती हूँ, तो जो विक्टिम है वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरे खिलाफ या तो कंप्लेंट कर देगा या तो वो एफआईआर कर देगा, ठीक है। तो वो मेरे खिलाफ एफआईआर कर देता है और पूरा केस इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और पता लगता है कि मैंने ही ग्रीवियसली हर्ट करा है, तो मुझे उसके लिए पनिशमेंट मिल जाता है, ठीक है, या एक्विटल मिल जाता है, जो भी आप मान लीजिए, तो मुझे उसके लिए पनिशमेंट मिल जाता है। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जिसको मैंने ग्रीवियसली हर्ट किया है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंस पहले तो पता नहीं थे कि भाई ग्रीवियस हर्ट किया है, तो अब जिस समय ग्रीवियस हर्ट करा है उस समय मर्डर का तो चार्ज बन नहीं सकता,
ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, क्या हम अपना क्रिमिनल सिस्टम ऐसा रखें कि अगर किसी ने प्रीवियस हर्ट करा है, बस अगर किसी ने किसी के एक्ट से मर्डर हो गया है, तो क्या हम उसको मर्डर का पनिशमेंट ना दें? ऐसा तो सिस्टम है नहीं हमारा। इसीलिए अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता है कि पहले ग्रीवियस हर्ट हुआ है और बाद में डेथ हो गई है, तो ये कॉन्सिक्वेंस उस समय नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा तो सेक्शन 300 एप्लीकेबल नहीं होगा और दोबारा से ट्रायल हो जाएगा, दोबारा से पनिशमेंट मिल जाएगा। मतलब सोचिए, एक बार मुझे मिलेगा पनिशमेंट, हो सकता है ग्रीवियस हर्ट का एक बार पनिशमेंट मिल जाए, 2 साल का समझ लीजिए मिल गया, और फिर एक बार 10 साल का उसका मर्डर का हो गया, तो देख लीजिए कितनी सारी सजा हो गई, है ना। तो अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है कि ऐसा एक्ट जिसका कॉन्सिक्वेंसेस पता ना हो, ठीक है, और उस एक्ट और कॉन्सिक्वेंस की वजह से, मतलब एक्ट था मेरा हर्ट करने का, ग्रीवियस हर्ट करने का एक्ट था, तो जब ग्रीवियस हर्ट हो गई, कॉन्सिक्वेंस मतलब एक्ट हो गया मेरा कि मैंने मारा पीटा, ये एक्ट हो गया, दैट आई हैव बीटन डी, तो ये एक्ट हो गया। कॉन्सिक्वेंस ये हो गया कि उससे हो गया ग्रीवियस हर्ट। अब इस एक्ट से और कॉन्सिक्वेंस से मिलकर, यानी कि मेरे एक्ट से और ग्रीवियस हर्ट मिलके एक डिफरेंट ऑफेंस हो गया। डिफरेंट ऑफेंस क्या हो गया, मर्डर का बन गया चार्ज, 304 का बन गया, 302 का बन गया, जिसका भी बन गया, तो यहाँ पे सेक्शन 300 एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये आप पढ़ रहे हैं, जो भी एक्सेप्शन है सेक्शन 300 के, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगा और उसको दोबारा से सजा मिल सकती है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी, इलस्ट्रेशन भी आप अपनी बुक से चेक कर लेंगे तो उसमें दिया होगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा भी है, यही ग्रीवियस हर्ट वाला एग्जाम्पल दिया है कि एक का ट्रायल पहले हुआ है ग्रीवियस हर्ट का, और उस समय कॉन्सिक्वेंस नहीं पता था, और पर्सन जो इंजर्ड हुआ था वो उसकी डेथ हो जाती है, तो दोबारा से एक का ट्रायल कल्पेबल होमोसाइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो इन इलस्ट्रेशन से और वहाँ से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेन सेक्शन का इलस्ट्रेशन है, जो हम प्लीज़ पढ़ते हैं, तो मेन सेक्शन का इलस्ट्रेशन है कि एक बार किसी का के ऊपर 304 का चार्ज लगा, फिर 302 का लग गया, तो वहाँ पे सेक्शन 300 एप्लीकेबल होगा, यानी कि दोबारा से ट्रायल नहीं होगा। तो वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई जब किसी ने एक्ट ऐसी ही करी है जिससे कि कल्पेबल होमोसाइड हुआ है, तो कुछ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस तो हुआ नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस को आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन बना है सेक्शन 300 का, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का, ये मेन प्रोविजन बना है, और ये जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है, ये एक्सेप्शन में होता है, ठीक है। नाउ सब क्लॉज 4 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब क्लॉज 4 जो है वो हमने सेक्शन 300 के पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन उसको इलेबोरेशन जो है वो सब क्लॉज 4 में दिया है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि पहले कोर्ट में ट्रायल हुआ है थेफ्ट का, ठीक है, और थेफ्ट के लिए कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शेड्यूल 1 चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी थेफ्ट का ट्रायल कर सकता है। तो जब थेफ्ट हुआ है, तो आप जानते हैं कि थेफ्ट और रॉबरी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर किसी ने थेफ्ट करा है और जो लोग आए हैं उन्होंने देख लिया, और वो जो चोर है उसने क्या करा, एक फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ क्रिएट करा, तो वो इतने में रॉबरी बन गया। तो पहले लगा था कि थेफ्ट है, तो यहाँ पे थेफ्ट की सजा आप जानते हैं कम होती है, ठीक है, थेफ्ट की सजा कम होती है, तो उसको थेफ्ट का चार्ज इसके ऊपर बना। और क्योंकि कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 यहाँ पे ज़रूर रेफर करना, तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने ट्रायल कर दिया। लेकिन अब दोबारा बात हो रही है कि रॉबरी, भाई इसने रॉबरी करी है, पार्टी ने कंप्लेन करा कि नहीं फैक्ट जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा नहीं ये तो रॉबरी का केस बन रहा है, एग्रेवेटेड ऑफेंस बन रहा है। तो रॉबरी का ऑफेंस आप जानते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं ट्राई कर सकता है। हाउ यू विल नो बाय रेफरिंग टू शेड्यूल 1 ओनली। तो इसको ट्राई कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यानी कि पहला कोर्ट जो है वो जो सेकंड ऑफेंस आया है यानी कि रॉबरी है, वो उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास
he is not competent to adjudicate, decide case of robbery, because robbery case can only be decided by judicial magistrate first class. तो यहाँ पे भी सेक्शन 300 एप्लीकेबल नहीं होगा और दोबारा से पनिशमेंट कन्विक्शन दोबारा से हो जाएगा, मतलब समझिए एक बार थेफ्ट का हो गया और एक बार रॉबरी का हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस इसीलिए हैं ताकि जो प्रोसिक्यूशन का पर्पस है, कभी ऐसा हो सकता है इन्वेस्टिगेशन पहले कंप्लीट पूरा पहले ये पता लगाओगे थेफ्ट है, बाद में और एविडेंसेस सामने आए, क्योंकि एविडेंस के बिना तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए सेक्शन 300 ताकि विक्टिम के साथ में जस्टिस हो सके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए एक्सेप्शन रखे गए हैं। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो हमारा आ गया फोर्थ सब क्लॉज। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक चार्ज का मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, सेक्शन 300 किस तरीके से पूछा जाता है? तो सेक्शन 300 बहुत सिंपली पूछा जाता है, यूपी जुडिशरी में ज़्यादातर या ईपीओ में भी इस तरह से पूछा जाता है, सेक्शन 300 एंड एक्सप्लेन ऑल द प्रोविजन। तो आप सारे प्रोविजन इसी तरह से इलस्ट्रेशन से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे केस लॉ की कोई खास ज़रूरत नहीं है, केस लॉ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इलस्ट्रेशन आर इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स आते हैं ना क्वेश्चन में, जैसे यूपी जुडिशरी है और भी बिहार जुडिशरी है, कई बार वहाँ पे भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाता है। तो असिस्टेंट सेशन जज ने यहाँ पे क्या किया है कि डकैती का चार्ज बनाना है उसको, ठीक है। तो उसने क्या करा है, 395 का चार्ज बनाया प्लस 149 का भी चार्ज बना दिया, ठीक है। तो पूछा गया है क्या असिस्टेंट सेशन जज के पास ये पावर जो है, ये उसने सही पावर एक्सरसाइज करा है, चार्ज उसने सही बनाया है क्या? ये जो उसने 395 में चार्ज बनाया प्लस उसने 149 यानी डकैती का चार्ज बनाया, फिर उसने कॉमन ऑब्जेक्ट का चार्ज बना दिया। तो यहाँ से पर्पस जो हमें समझ में आना चाहिए वो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 395 मतलब डकैती और 149 वो इसलिए उसको लग रहा है, वो इसलिए चार्ज बना रहा है कि यहाँ पे 5 लोग इन्वॉल्व हैं। तो डकैती में तो ज़रूरत ही नहीं है, आप देख रहे हैं डकैती में तो 5 लोग मिनिमम होते ही हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि 149 का चार्ज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ओनली 395 में चार्ज जो होगा वही बन जाएगा, तो सफिशिएंट है। तो 149 में चार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डकैती जो है वो 5 लोग से कम नहीं कमिट कर सकते हैं ऑलरेडी, सो देयर इज़ नो नीड। यहाँ पे हम सेक्शन 34 ऐड करके है ना, क्रिमिनल क्या बोलते हैं कॉमन इंटेंशन ऐड करके या 149 ऐड करके उसका चार्ज बनाए। तो ये केस ये प्रॉब्लम बेस्ड है मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे, ठीक है, मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे। और ये प्रॉब्लम 2 बार एक्चुअली पूछी गई है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू, सेम प्रॉब्लम रिपीट हुई है। तो 1976 का केस है मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आप देख लीजिएगा और आपको नहीं भी समझ में आए तो फिलहाल के लिए आप इसको बाद में रिफर कर सकते हैं। आप सेक्शन 300 इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।